हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग बुक 3 के चैप्टर अकाउंटिंग रेशियोज का क्विक वन शॉट रिवीजन करेंगे। ये एक 100% कॉन्सेप्चुअल रिवीजन होगा। इसमें जो रेशियोज चैप्टर आपका है उसमें 18 रेशियोज आपके सिलेबस में है, तो हम सारे 18 के 18 रेशियोज का क्विकली रिकैप करेंगे कि भाई ये रेशियो क्या होता है, कैसे निकलता है, और इस तरह से हम सारे कॉन्सेप्ट्स का रिकैप करते हुए चलेंगे। तो आपको कोई किताब वगैरह वैसे खोलने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ इस लेक्चर को देखते रहना, मेरी बातें सुनते रहना और बिल्कुल अटेंटिवली अलर्ट होकर सुनना, ताकि सारी बातें जो मैं करूं, मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो भी रेशियोज के हम फॉर्मूले डिस्कस करें, वो सारे आपके माइंड में अच्छे से रिकैप होते हुए चले। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं बच्चों। तो आपको अच्छे से पता है बच्चों, आपका जो रेशियोज चैप्टर है इसमें आपके अलग अलग कैटेगरीज बन रखी है रेशियोज की। इसमें सबसे पहली कैटेगरी आती है बच्चों लिक्विडिटी रेशियोज की। इसमें कुल मिला के आपको पता है कि इसमें आपके दो रेशियोज है जो सिलेबस में आपके होते हैं। तो लिक्विडिटी रेशियो वैसे क्या दिखाता है बच्चों? लिक्विडिटी रेशियो आपकी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन दिखाता है। ये कीवर्ड्स है, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन। इसमें जो पहला रेशियो होता है वो होता है करंट रेशियो। तो मैं सारे रेशियोज का बच्चों सबसे पहले फॉर्मूला डिस्कस करते हुए चलूंगा। तो करंट रेशियो कैसे निकलता है? करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। ये आपका मेन करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है। ये बाकी क्या दिखाता है? इट शोज मेजर ऑफ डिग्री टू विच करंट एसेट्स कवर करंट लाइबिलिटीज। तो करंट एसेट्स बोले तो आपके शॉर्ट टर्म एसेट्स हो गए, करंट लाइबिलिटीज बोले तो आपकी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज हो गई। एक बात का ध्यान रखना बच्चों, पूरे रेशियोज के चैप्टर में जब आप पढ़ते हैं तो आपको अपने दिमाग के एक कोने में शेड्यूल 3 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ध्यान रहने चाहिए। अगर आपको शेड्यूल 3 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे बैलेंस शीट, P&L का आइडिया नहीं है कि उसमें क्या हेड्स वगैरह होते हैं, क्या आइटम्स होते हैं, तो आपको मैं पहले एडवाइस दूंगा कि पहले आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अच्छे से रिवाइज कर लो। मैंने उसकी भी रिवीजन वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। राइट तो करंट एसेट शॉर्ट टर्म एसेट्स, करंट लाइबिलिटीज शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज। तो इससे हमें पता लगता है इस रेशियो से कि हमारे बेसिकली जो शॉर्ट टर्म एसेट्स हैं वो किस हद तक हमारे शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज को कवर कर रही है। सिंपल भाषा में अगर मैं बोलना चाहूं तो द एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लाइबिलिटीज प्रोवाइड अ मेजर ऑफ सेफ्टी मार्जिन अवेलेबल अगेंस्ट अनसर्टेनिटी इन रियलाइजेशन। तो अगर करंट एसेट्स आपके ज्यादा हैं एज कंपेयर टू करंट लाइबिलिटीज, तो एक सेफ्टी मार्जिन समझा जाता है कि हाँ आपके करंट एसेट्स मोर देन इनफ है टू कवर योर करंट लाइबिलिटीज। सिंपल, ठीक है। अच्छा, हर रेशियो बच्चों, हर रेशियो जो हम निकालते हैं उसको एक्सप्रेस करने का एक तरीका होता है। तो अगर मैं करंट रेशियो की बात करूं तो ये प्योर रेशियो के फॉर्म में एक्सप्रेस होता है। प्योर रेशियो का क्या मतलब होता है? इट मींस समथिंग इज टू 1, 2:1, 1.5:1, 1.75:1, 2.332134 मतलब इस तरह से समथिंग इज टू 1 के फॉर्म में ये रेशियो आपका एक्सप्रेस किया जाता है। इसी के साथ बच्चों स्पेशली फॉर द पर्पस ऑफ योर एमसीक्यू आपको याद रखना है, एक आइडल रेशियो जो करंट रेशियो की मानी जाती है वो होती है 2:1। 100% दिस इज फॉर एमसीक्यू, पक्का पक्का आपको ध्यान में रखना है। बाकी आपको बस कॉन्सेप्चुअली पता होना चाहिए कि भाई ये जो रेशियो होता है ना ही बहुत ज्यादा होना चाहिए लेकिन बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, इसमें मैं सितारा मार लेता हूं, जो लास्ट पॉइंट मैंने यहां पे डाल रखा है, करंट एसेट्स एक्सक्लूड्स लूज टूल्स एंड स्टोर्स एंड स्पेयर्स। तो एज आई सेड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चैप्टर के आपका अच्छा ग्रिप अगर होगा तो आपको पता होगा कि आपकी बैलेंस शीट में करंट एसेट्स के अंदर एक इन्वेंट्रीज के नाम से सब हेड आता है। इन्वेंट्रीज में सब कुछ आ जाता है, स्टॉक इन ट्रेड, फिनिश गुड्स, रॉ मटेरियल, इसके अलावा वर्क इन प्रोग्रेस, और इसके अलावा लूज टूल्स एंड स्टोर्स एंड स्पेयर्स भी आता है। तो लूज टूल्स एंड स्टोर्स एंड स्पेयर्स क्योंकि इन्वेंट्रीज का पार्ट होता है, और इन्वेंट्रीज क्या होता है? करंट एसेट का पार्ट होता है। तो वैसे देखा जाए तो करंट रेशियो निकालते वक्त आपको करंट एसेट लेना है, तो उसमें आपको आइडियली लूज टूल्स एंड स्टोर्स एंड स्पेयर्स भी लेना चाहिए। लेकिन बच्चों हम लोग करंट रेशियो निकालते वक्त ये दोनों एसेट्स को एक्सक्लूड करते हैं, इन दोनों को, लूज टूल्स को और स्टोर्स एंड स्पेयर्स को। इसके पीछे का सिंपल एक लाइन में अगर मैं रीजन बोलूं, जो असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन में भी आपसे पूछा जा सकता है, इसका रीजन होता है कि लूज टूल्स एंड स्टोर्स एंड स्पेयर्स कभी भी कैश में कन्वर्ट होगा ही नहीं। ठीक है, तो हम तो ये देखना चाह रहे हैं ना कि हमारे करंट एसेट्स किस हद तक करंट लाइबिलिटीज को कवर कर पा रहे हैं। क्या हम करंट लाइबिलिटीज अपनी करंट एसेट्स को बेच के या कैश में कन्वर्ट करके रियलाइज कर सकते, पे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अब लूज टूल्स एंड स्टोर्स एंड स्पेयर्स क्योंकि कैश में कभी कन्वर्ट होगा ही नहीं,
तो आप करंट लाइबिलिटीज को कभी पे करने के लिए इनको यूज ही नहीं कर सकते। दिस इज द लॉजिक बिहाइंड एक्सक्लूडिंग लूज टूल्स एंड स्टोर्स एंड स्पेयर्स। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट होता है जो डेटर्स के अगेंस्ट बनता है। अब आइडियली प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अगर आप इसको शॉर्ट टर्म प्रोविजन में लेके चल रहे हो तो ये करंट लाइबिलिटीज का पार्ट होता है, और डेटर्स जो होते हैं ये आपके ट्रेड रिसीवेबल्स के अंदर आते हैं, जो बेसिकली आपके करंट एसेट्स के अंदर आते हैं। तो यहां पे कंफ्यूजन हो जाती है कि सर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के हमारा एक तरीका और होता है कि हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को करंट लाइबिलिटीज में अलग से दिखाने की जगह अपने ट्रेड रिसीवेबल्स में ही माइनस करके दिखाएं। ये दो अप्रोच होते हैं। अगेन ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये पार्ट डिस्कस्ड है। तो अब रेशियोस निकालते वक्त क्योंकि एक आइटम आपका न्यूमरेटर में आ रहा है, एक डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो सवाल उठता है कि हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को करंट एसेट में से माइनस करके दिखाएंगे या अलग से करंट लाइबिलिटीज में नीचे डिनोमिनेटर में लेके चलेंगे, कैसे लेके चलेंगे? तो उसके लिए पॉइंट आपका है, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट शुड बी रिड्यूस्ड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स फॉर कैलकुलेटिंग करंट एसेट्स। तो जब आप करंट रेशियो निकाल रहे होते हैं बच्चों, तो आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अगर दे रखा है क्वेश्चन में, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमने कैसे डिस्क्लोज कर रखा है, रेशियो निकालते वक्त आप करंट एसेट्स में से ही प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट माइनस करके नेट एक प्रकार से करंट एसेट लेके चलोगे और उसको फिर टोटल जो भी करंट लाइबिलिटीज है उससे डिवाइड करके करंट रेशियो निकालोगे। ठीक है, तो ये लास्ट पॉइंट, दो बातें आपको ध्यान में अच्छे से याद रखनी है। पहली, लूज टूल्स एंड स्टोर्स एंड स्पेयर्स एक्सक्लूड होते हैं करंट एसेट में। दूसरी बात, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को हम करंट एसेट से ही सेट ऑफ करते हैं, नेट कर देते हैं माइनस करके, फिर हम लोग करंट रेशियो की कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, अच्छा अगला रेशियो होता है बच्चों, अगले रेशियो के तीन नाम है और तीनों नाम आपको याद रखने हैं। एक होता है लिक्विड रेशियो, दूसरा नाम होता है क्विक रेशियो, तीसरा नाम होता है एसेट टेस्ट रेशियो। मैं आपसे बोलूंगा कि लिक्विडिटी रेशियोज में ये और भी ज्यादा बढ़िया रेशियो होता है। तो ये रेशियो कैसे निकाला जाता है? सबसे पहले अगर मैं फॉर्मूला इसका डिस्कस करूं तो लिक्विड रेशियो या क्विक रेशियो या एसेट टेस्ट रेशियो इज इक्वल टू लिक्विड या क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। यानी कहीं ना कहीं करंट रेशियो की तरह ही निकलता है। डिनोमिनेटर में इसमें भी आपको करंट लाइबिलिटीज ही लेनी है, सिर्फ आपका क्या बदल गया? न्यूमरेटर बदल गया। करंट रेशियो में हम न्यूमरेटर में करंट एसेट्स लेते हैं, लिक्विड रेशियो में हम लोग लिक्विड या क्विक एसेट्स लेते हैं। लिक्विड या क्विक एसेट्स कैसे निकलता है बच्चों? इट इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस प्रीपेड एक्सपेंस माइनस इन्वेंट्री। तो नाम में आ रहा है लिक्विड एसेट, तो इसमें हम करंट एसेट में से भी वो वाला एसेट निकाल लेते हैं, छाट लेते हैं जो बहुत ही आसानी से, बहुत ही आराम से, बहुत ही जल्दी कैश में कन्वर्ट हो सकता है। तो हम करंट एसेट में से दो ऐसे एसेट अलग कर देते हैं जो हम मानते कि ये बहुत आसानी से या बहुत क्विकली, बहुत जल्दी कैश में कभी कन्वर्ट नहीं होगा। पहला है प्रीपेड एक्सपेंस, ठीक है, और दूसरा है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री भी हम ये नहीं मान सकते कि भाई इन्वेंट्री अगर आज मेरे पास पड़ी है तो मैं इसको एकदम से बेच के कैश में रियलाइज कर सकता हूं। इन्वेंट्री बेचने में टाइम लग सकता है। ठीक है, तो ये दो एसेट्स हम माइनस कर देते करंट एसेट्स में से, तो हमारा लिक्विड या क्विक एसेट निकल जाता है। और उसके अलावा बच्चों आगे का आपका फिर रेशियो निकालने का तरीका बिल्कुल सेम होता है। तो इट शोज, दिस रेशियो शोज अ मेजर ऑफ कैपेसिटी ऑफ बिजनेस टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस, इन अदर वर्ड्स करंट लाइबिलिटीज, विदाउट एनी फ्लॉ by establishing a relationship between liquid asset and current liabilities। देखो बच्चों, theoretically आपको कभी भी किसी भी रेशियो को एक्सप्लेन नहीं करना होगा। क्वेश्चन या तो किसी एमसीक्यू में फॉर्म में आएगा जिसमें आपको कोई छोटा मोटा कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा, या फिर प्रॉपर प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा। फिर भी जरूरी होता है कि आप हर रेशियो की एक ब्रीफली अंग्रेजी पढ़ के चले ताकि कॉन्सेप्ट दिमाग में क्लियर रहे। ठीक है, मैं बस इसलिए रीड कर रहा हूं, बाकी आपको किसी भी रेशियो की इंग्लिश पूरी मीनिंग रट के नहीं जानी। ठीक है, आप उसको अपने वर्ड्स में भी कभी भी लिख सकते हो, समझा सकते हो। अच्छा, लिक्विड एसेट्स अगर कोई पूछे कि भाई वो होते क्या है, फॉर्मूला तो हमने देख लिया, लेकिन इसको अगर अंग्रेजी में समझाना चाहें तो लिक्विड एसेट्स या क्विक एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच आर क्विकली कन्वर्टेबल इनटू कैश, जो बहुत जल्दी आराम से कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा बाकी पॉइंट बच्चों सिमिलर है इस रेशियो में भी। पहला कि दिस रेशियो इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड एज प्योर रेशियो, जैसे 2:1, 1.5:1 एंड सो ऑन। और अगली बात, अगेन फॉर द पर्पस ऑफ योर एमसीक्यू आपको याद रखना है, आइडल रेशियो क्विक रेशियो का होता है 1:1। ठीक है, तो करंट रेशियो का आइडल रेशियो क्या याद रखना है? 2:1, और क्विक रेशियो का आइडल रेशियो 1:1 याद रखना है। इन दो रेशियोज के आपको आइडल रेशियोज अगेन एमसीक्यू में मोस्टली पूछे जा सकते हैं। ठीक है सर।
नेक्स्ट जो कैटेगरी ऑफ रेशियो होता है बच्चों, वो होता है सॉल्वेंसी रेशियोस। तो पहले अगर मैं ब्रीफली बताऊं सॉल्वेंसी रेशियोस क्या दिखाता है, हमने जब लिक्विडिटी रेशियोस की बात करी थी तो वहां हमने शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन की बात करी थी। जब सॉल्वेंसी रेशियोस की हम बात करते हैं तो हम लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन इसकी देखते हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का अगर बिल्कुल आप सिंपल वे में समझना चाहो तो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन मींस बेसिकली आपकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज पे करने की कितनी क्षमता है, और शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन मतलब आपकी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज पे करने की क्या क्षमता है। क्लियर हो रहा है? तो इसमें काफी सारे आपके रेशियोस आते हैं जो आपको कवर करने होते हैं। सबसे जरूरी रेशियोस जो जिसमें 2-3 होते हैं, उसमें से पहला सबसे जरूरी रेशियो होता है बच्चों, वो होता है डेट इक्विटी रेशियो। प्रैक्टिकल जिंदगी में भी जब आप कल को, अभी तो नहीं, कल को आप जब फाइनेंशियल एनालिसिस करोगे या इस तरह की लाइन में जाओगे तो आप देखोगे डेट इक्विटी रेशियो एक काफी कॉमनली यूज्ड रेशियो होता है। बैंक्स वगैरह इसको बहुत ही यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात भाई, स्ट्रेट अवे मैं मुद्दे की चीज सबसे पहले डिस्कस करता हूं, फॉर्मूला। तो डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होता है लॉन्ग टर्म डेट्स या सिंपल भाषा में नॉन करेंट लाइबिलिटीज डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड्स। शेयर होल्डर्स फंड्स को हम इक्विटी भी बोलते हैं। तो देखो डेट इक्विटी, तो डेट से हो गया लॉन्ग टर्म डेट, इक्विटी से हो गया शेयर होल्डर्स फंड्स। ठीक है, तो ये आपका रेशियो यहां पे निकल जाता है। बाकी अगर इसकी रेशियो का मीनिंग हम डिस्कस करें तो इट मेजर्स द डिग्री ऑफ इंडेटेडनेस ऑफ एन एंटरप्राइज एंड गिव्स एन आइडिया टू द लॉन्ग टर्म लेंडर्स। क्या बोला? लॉन्ग टर्म लेंडर्स, जैसे बैंक वगैरह जो जनरली बड़े बड़े लोन्स देते हैं कंपनीज वगैरह को, तो लॉन्ग टर्म वाले लोन्स देते हैं। तो रिगार्डिंग एक्सटेंट ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द डेट, देखते हैं कि भाई हम लॉन्ग टर्म लोन देंगे किसी कंपनी को तो हमारा लोन कितना, किस हद तक सिक्योर है, उसका अंदाजा उन्हें इस रेशियो से मिलता है। इट शोस एक्सटेंट टू विच अ कंपनी डिपेंड्स ऑन बोरोड फंड्स। ठीक है, वही मतलब थोड़ा सा अगर आप इलैबोरेट करो कि भाई हमारी कंपनी बहुत ज्यादा डेट में तो नहीं फंसी हुई। अगर किसी कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो बहुत ज्यादा है, इट मींस कंपनी ने बहुत ही ज्यादा लोन ले रखे हैं। बात समझ में आ रही है? और प्रैक्टिकली एनालिसिस चलती भी है। अब यहां पे बच्चों जब मैं अगर फॉर्मूला को तोड़ू, सबसे पहली बात हम लॉन्ग टर्म डेट्स की बात करेंगे तो आपके लिए बहुत प्यारी अच्छी बात यह है कि सीबीएसई ने साफ साफ क्लियर कर रखा है, कोई भी इसको डिनाई नहीं करेगा। सीबीएसई ने खुद क्लियर कर रखा है आपके लिए कि यहां पे रेशियोज चैप्टर में लॉन्ग टर्म डेट्स के नाम पे, इसी फॉर्मूले में नहीं, इसी रेशियो में भी नहीं, जितने भी रेशियोज आपके पूरे चैप्टर में जहां पे भी लॉन्ग टर्म डेट्स आता है, लॉन्ग टर्म डेट्स में आपसे सिर्फ 2 चीजें एक्सपेक्टेड है कि जो आपको लेके चलनी है। एक है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, एक है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। इसके अलावा कोई भी और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज या नॉन करेंट लाइबिलिटीज आपके क्वेश्चन में आपको मिलेगी ही नहीं। ये मैं आपको बता रहा हूं, ये मैं नहीं बोल रहा बल्कि सीबीएसई ने बोल दिया। तो आपको बस याद रखना है अपने क्वेश्चंस के लिए, अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि लॉन्ग टर्म डेट्स में क्या 2 चीजें लेनी है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। अच्छा, अब इसी बात को निकालने के अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। अब देखो बच्चों, मैं आपको एक बात बता दूं, इस चैप्टर में कुछ चीजें निकालने के आपको मल्टीपल फॉर्मूले मिलेंगे। जैसे लॉन्ग टर्म डेट्स के आपको यहाँ पे 3 फॉर्मूले स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। इसी प्रकार से शेयर होल्डर्स फंड निकालने के कई सारे फॉर्मूले होंगे, वर्किंग कैपिटल निकालने के कई सारे फॉर्मूले होंगे, कैपिटल इंप्लॉयड निकालने के कई सारे फॉर्मूले होंगे। हालांकि वो फॉर्मूले बच्चों अगर आप कॉन्सेप्चुअली देखोगे, आप एक रफ बैलेंस शीट बनाओगे ना, तो रफ बैलेंस शीट बना के आपको समझ आ जाएगा खुद ही कि ये फॉर्मूले इतने सारे बन कैसे रहे। अब डिटेल लेक्चर में तो जो हमारा होता है उसमें मैं सब फॉर्मूले को कॉन्सेप्चुअली ऐसे रफ बैलेंस शीट के फॉर्म में समझा के चलता हूं कि भाई ये फॉर्मूला ऐसा क्यों है। अब ये है हमारा बच्चों क्विक रिवीजन है। तो यहां मैं एक अजम्पशन लेके रिवीजन वीडियो बना रहा हूं कि आप ऑलरेडी कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस कर चुके हो, चीजें समझ चुके हो। तो मैं सारे फॉर्मूले को तोड़ तोड़ के नहीं समझा पाऊंगा। रीजन ये है कि फिर वो रिवीजन वीडियो बहुत लंबी भी हो जाएगी और पर्पस डिफीट हो जाएगा इस पूरी रिवीजन वीडियो का। ये मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे रहा हूं। तो आई एम होपिंग कि आप ऑलरेडी जब पढ़ चुके होंगे चैप्टर, चाहे आपने खुद से पढ़ा होगा, चाहे क्लासेस में पढ़ा होगा, ट्यूशन में पढ़ा होगा, आप ऑलरेडी एनालिसिस सारी कर चुके होंगे। मैं सीधा सीधा बस सारे फॉर्मूले आपको याद दिलाते हुए चलूंगा। क्लियर हो गया? तो लॉन्ग टर्म डेट्स की हम बात कर रहे थे, उसमें मेन लॉन्ग टर्म बोरिंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन आता है, बट ये डायरेक्ट तरीका होता है निकालने का लॉन्ग टर्म डेट। बाकी कभी कभी डिपेंडिंग ऑन द इंफॉर्मेशन ऑफ द क्वेश्चन हमें इनडायरेक्टली चीजें कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो इसी को इनडायरेक्टली निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल डेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। टोटल डेट्स का मैं मतलब बता देता हूं। टोटल डेट्स का मतलब होता है करंट लाइबिलिटीज प्लस नॉन करंट लाइबिलिटीज। क्लियर हो रहा है? ध्यान रखना, टोटल डेट इज नॉट इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज। कई सारे बच्चे ये कंफ्यूज होता है, ये गलती करते हैं। एक टर्म होता है टोटल डेट्स, एक होता है टर्म टोटल लाइबिलिटीज। टोटल लाइबिलिटीज में पूरा आपकी बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड आ जाती है, इक्विटी एंड लाइबिलिटी की जो साइड होती है पूरा का टोटल आ जाता है। इन अदर वर्ड्स टोटल लाइबिलिटी का मतलब होता है बैलेंस शीट टोटल।
लेकिन जब वर्ड टोटल डेट होता है तो टोटल डेट में सिर्फ आउटसाइडर की लाइबिलिटी आती है। डेट में हम सिर्फ आउटसाइडर लाइबिलिटी लेते हैं, जिसमें एक करंट लाइबिलिटी होती है, एक नॉन करंट लाइबिलिटी होती है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखना, थोड़ा सा भी आप इस कॉन्सेप्ट में हिल गए, क्वेश्चन में आप धोखा खा जाओगे। ठीक है, तो टोटल डेट्स में से अगर मैं करंट लाइबिलिटीज वाला पार्ट रिमूव कर दूंगा तो मेरे पास ऑटोमेटिकली नॉन करंट लाइबिलिटीज बच जाती है। तो ये फॉर्मूला हो जाता है। इसके अलावा एक फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस इक्विटी। थोड़ी देर में डिस्कस कर लेंगे अभी, बस कुछ सेकंड्स में, कि कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है। अब इसी प्रकार से बच्चों डिनोमिनेटर में हमें शेयर होल्डर्स फंड से इक्विटी लेनी होती है। तो अगर इसका बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्ट तरीका देखोगे कि शेयर होल्डर फंड में डायरेक्टली क्या क्या चीजें आती है, तो एक शेयर कैपिटल आता है और एक रिजर्व्स एंड सरप्लस आता है। अगेन बच्चों, वैसे अगर आप शेयर होल्डर्स फंड में बैलेंस शीट के फॉर्मेट में देखोगे तो उसमें आपको एक चीज और दिख जाएगी शेयर होल्डर्स फंड के अंदर, जो शेयर वारंट्स होते हैं या वारंट्स होते हैं जो कल को शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो भी शेयर होल्डर्स फंड के अंदर ही आते हैं। लेकिन आपके सिलेबस में क्लियरली मेंशन है कि आपको बस ये दो चीजें एक्सपेक्टेड है, एक शेयर कैपिटल, एक रिजर्व्स एंड सरप्लस। ठीक है, तो मोटी मोटी ये दोनों चीजें शेयर होल्डर्स फंड या इक्विटी के अंदर आती है। अब इनडायरेक्टली निकालने के इसी को देखो बहुत सारे तरीके होते हैं। आपने 11th में अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी थी, तो अकाउंटिंग इक्वेशन में अगर मैं बोलूं तो अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या होता है, एक एलएचएस और आरएचएस बराबर होता है। इसी से हमारा बैलेंस शीट निकल के आता है और इसी वजह से चीजों को कैलकुलेट करने के, हर चीज को कैलकुलेट करने के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके बन जाते हैं। ठीक है, अच्छा, इनडायरेक्ट तरीके इसके निकालने के क्या है, एक है टोटल एसेट्स माइनस टोटल डेट्स। ठीक है, टोटल एसेट्स मतलब सिंपल भाषा में बैलेंस शीट टोटल समझ लो, उसमें से टोटल डेट्स माइनस कर लो। टोटल डेट्स बोले तो टोटल आउटसाइड लाइबिलिटीज, जिसमें करंट लाइबिलिटीज एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज आ जाती है, तो भी उससे आपका शेयर होल्डर फंड निकल जाएगा। एक तरीका होता है नॉन करंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस नॉन करंट लाइबिलिटीज। फिर एक तरीका होता है कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस लॉन्ग टर्म डेट्स। ये कई सारे तरीके होते हैं बच्चे, कभी कभी एक हाथ और भी कोई तरीका आपको यूज करना पड़ सकता है। इसलिए मैंने बोला कि आपका कॉन्सेप्चुअली आपको क्लियर होना चाहिए कि जब मैं शेयर होल्डर फंड की बात कर रहा हूं तो हम स्पेसिफिकली किन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। अब या तो कान आप ऐसे पकड़ोगे या तो कान आप ऐसे पकड़ोगे। कान ऐसे पकड़ना आसान है, अगर लेकिन आपको पता है कि आपको ये कान पकड़ना है तो आप जरूरत पड़ने पे कान ऐसे भी पकड़ सकते हो। आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। अच्छा, इसके बाद बच्चों वर्किंग कैपिटल का जिक्र आया यहां पे। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, वेरी सिंपल, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। तो इसको हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। आगे जब पढ़ के जब आप एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ोगे तो आपको तब बताया जाएगा कि एक्चुअली में वर्किंग कैपिटल जो हम ये निकालते करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज, इसको नेट वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। हालांकि यहां कोई दिक्कत नहीं, यहां आपको बस सिंपल याद रखना वर्किंग कैपिटल मींस करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। अब बार बार हमने कैपिटल एम्प्लॉयड एक दो बार ऊपर बोल लिया, तो कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है ये भी जरूरी है बच्चों, क्योंकि इसका कैपिटल एम्प्लॉयड का यूज और भी रेशियोज में आता है डायरेक्टली। तो कैपिटल एम्प्लॉयड में दो चीजें आती है, एक इक्विटी या शेयर होल्डर्स फंड और एक लॉन्ग टर्म डेट्स। ठीक है, शेयर होल्डर्स फंड्स, लॉन्ग टर्म डेट्स, इनको हम बोलते हैं मिला के कैपिटल एम्प्लॉयड। इसको आप अपने बिजनेस स्टडीज में जब पढ़ते हो ना, जिसमें आप दो तरह की फंड्स की बात करते हो, बेसिकली फाइनेंस में पढ़ते हो आप, दो तरह की फाइनेंस होती है किसी भी बिजनेस में, एक ओन्ड फंड, एक होता है बोरोड फंड, यानी एक इक्विटी एक डेट होता है। तो दोनों को जब मिला देते हैं तो बन जाता है कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, तो शेयर होल्डर्स फंड्स एंड लॉन्ग टर्म डेट्स को मिला के बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। अब फिर से वही बात है कि इसको निकालने के इनडायरेक्ट तरीके भी हो सकते हैं। तो देखो इनडायरेक्ट तरीके क्या क्या है। पहला, नॉन करेंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल। अगर आप थोड़ा मैथमेटिकली तोड़ के लिखोगे ना फॉर्मूले को, तो अल्टीमेटली तोड़ ताड़ के आपका यही बन जाएगा फॉर्मूला। एनीवे, एक फॉर्मूला ये भी होता है टोटल एसेट्स में से आप करंट लाइबिलिटीज माइनस कर लो, ठीक है, तो भी आपका कैपिटल एम्प्लॉयड निकल के आ जाता है। टोटल एसेट्स या टोटल लाइबिलिटीज, इसका मतलब सिंपल भाषा में जब भी आपको टोटल एसेट्स या किसी क्वेश्चन में टोटल लाइबिलिटीज दिखे, इट मींस सिंपल भाषा में बैलेंस शीट टोटल। तो आप और कोई तरीका ना समझ आए, कोई आपको फॉर्मूला याद ना है, तो आप कहीं पे भी रफ वर्क में रफ बैलेंस शीट, अपनी टी शेप वाली बैलेंस शीट बना के फिगर्स पुट कर करके मिसिंग फिगर में जो भी चीज आपको चाहिए वो निकाल सकते हो। ठीक है, अच्छा, बाकी बच्चों ये रेशियो भी जो होता है वो प्योर रेशियो के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। और नॉर्मली, वैसे पूछा नहीं जाना चाहिए, बट नॉर्मली इस रेशियो में भी 2:1 एक आइडल रेशियो, आइडल वर्ड नहीं बोलते यहाँ पे, अप्रोप्रिएट बोलते हैं। आइडल रेशियो नहीं है सच यहाँ, बट एक ठीक ठाक एक्सेप्टेबल रेशियो माना जाता है 2:1। ठीक है, लेकिन इट मे वेरी फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, अलग अलग इंडस्ट्रीज में डिपेंड करता है कि भाई आइडल या अच्छी डेट इक्विटी रेशियो क्या होती है। ठीक है सर,
इसी में बच्चों अगला रेशियो होता है टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। अब आगे के रेशियोज अगर मुझसे आप पूछोगे ना, मोर और लेस सिंपल है। आपके जो रेशियोज हैं, मेन डेट टू इक्विटी रेशियो होता है। टोटल एसेट्स रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो कैसे निकलता है, पहले अगर मैं इसका फॉर्मूला बोलना चाहूं तो दिस इज इक्वल टू टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म डेट्स। जहां पे भी डेट वर्ड यूज हो रहा है इट मींस लॉन्ग टर्म डेट, और टोटल एसेट्स तो डायरेक्टली है, टोटल एसेट्स मींस टोटल ऑफ एसेट साइड, राइट। तो टोटल एसेट्स अपॉन लॉन्ग टर्म डेट्स होता है आपका डेट, टोटल एसेट टू डेट रेशियो। दिस रेशियो मेजर्स द एक्सटेंट ऑफ कवरेज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स बाय एसेट्स। तो सिंपल भाषा में अब तो ये बहुत सिंपल है, हम देखते हैं कि हमारा टोटल एसेट्स कितना कवर कर पा रहा है मेरे लॉन्ग टर्म डेट्स को। दस इट मेजर्स सेफ्टी मार्जिन फॉर लॉन्ग टर्म लेंडर्स। सो लॉन्ग टर्म लेंडर्स को सेफ्टी मार्जिन पता लगती है कि कंपनी के एसेट से हमारा डेट कवर हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा। हाई रेशियो इंडिकेट्स दैट एसेट्स हैव बीन मेनली फाइनेंस्ड बाय ओनर्स फंड। अगर ज्यादा रेशियो है तो इसका मतलब ये होता है कि फाइनेंस जो है वो मोस्टली ओनर्स फंड यानी इक्विटी से फाइनेंस्ड है। एंड लॉन्ग टर्म लोन्स इज एडिक्वेटली कवर्ड बाय एसेट्स। ये अच्छी तरह से देखा जाता है लॉन्ग टर्म लेंडर्स द्वारा। टोटल एसेट्स मतलब क्या होता है, इट मींस सिंपल भाषा में मैं बार बार बोल रहा हूं, टोटल एसेट्स मींस बैलेंस शीट का टोटल। तो अगर आप बैलेंस शीट के एसेट साइड में देखोगे तो सिर्फ दो मेन हेड्स आते हैं, एक आता है नॉन करंट एसेट, एक आता है करंट एसेट। तो दोनों को जोड़ दिया तो आपके टोटल एसेट्स आ जाते हैं। नहीं तो इनडायरेक्टली भी निकाल सकते हो या लाइबिलिटी साइड से भी इसको आप निकाल सकते हो, शेयर होल्डर्स फंड्स प्लस टोटल डेट, राइट। बाकी दिस रेशियो इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड एज प्योर रेशियो। तो अभी तक जितने भी रेशियोज हम पढ़ रहे हैं बच्चों, सारे रेशियोज प्योर रेशियो के फॉर्म में एक्सप्रेस होते हैं। समथिंग इज टू 1, 1:1, 2:1, 2.5:1 एंड सो ऑन। अगला होता है बच्चों प्रोप्राइटरी रेशियो। तो इसका फॉर्मूला सबसे पहले देख लो। इसका फॉर्मूला होता है शेयर होल्डर्स फंड्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। शेयर होल्डर्स फंड्स का मतलब ऑलरेडी पुराने रेशियो में कवर हो गया, टोटल एसेट्स का मतलब ऑलरेडी पुराने रेशियो में कवर हो गया, बात खत्म हो गई। तो आपको एक तरफ ऊपर लेना है न्यूमरेटर में शेयर होल्डर्स फंड, डिनोमिनेटर में लेना है टोटल एसेट्स, तो आपका प्रोप्राइटरी रेशियो निकल जाएगा। बाकी थ्योरेटिकली अगर कॉन्सेप्चुअली बोलना चाहे, दिस रेशियो मेजर्स द प्रपोर्शन ऑफ टोटल एसेट्स फाइनेंस्ड बाय ओनर्स फंड्स। तो ये रेशियो दिखाता है कि हमारे टोटल एसेट्स जो भी हैं वो किस हद तक ओनर के खुद के फंड से फाइनेंस्ड है, एंड इज यूजफुल फॉर अनसिक्योर्ड लेंडर्स एंड क्रेडिटर्स। तो अनसिक्योर्ड लेंडर्स जिनको कोई सिक्योरिटी नहीं मिल रही उनके लोन के अगेंस्ट, उनके लिए रेशियो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हायर प्रपोर्शन ऑफ शेयर होल्डर्स फंड इन फाइनेंसिंग द एसेट इज अ पॉजिटिव फीचर एज इट प्रोवाइड सिक्योरिटी टू क्रेडिटर्स। आप खुद ही समझ सकते हैं, अगर आप किसी लेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, अगर उन्हें किसी कंपनी में दिखेगा कि ज्यादातर एसेट ओनर के खुद के फंड से ही फाइनेंस्ड है, तो उनको ज्यादा एक सिक्योरिटी फील होगी कि हाँ ठीक है हमारा लोन सेफ है। बाकी दिस रेशियो इज एक्सप्रेस्ड एज प्योर रेशियो, या फिर ये परसेंटेज फॉर्म में भी एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो ये प्योर रेशियो में भी एक्सप्रेस कर सकते हो, परसेंटेज में भी कर सकते हो। परसेंटेज में अगर आप एक्सप्रेस करना चाहते हो तो इसी फॉर्मूले को 100 से अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपकी परसेंटेज निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो अपने एग्जाम में आप प्योर रेशियो में भी इसको आंसर में दिखा के आ सकते हो, परसेंटेज में भी दिखा के आ सकते हो, और मैं तो बोलूंगा बड़ा सिंपल है, इसको दोनों में दिखा के आ जाओ। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका कोई प्रोप्राइटरी रेशियो का आंसर 0.45:1 आया, अब इसी को आप परसेंटेज में निकालने के लिए क्या लिख दोगे, 45%। तो कोई मेहनत थोड़ी करनी है आपको, ठीक है। तो आई वुड सजेस्ट अपने आंसर में दोनों से एक्सप्रेस करके आ जाना, बाकी आपकी श्रद्धा, आप इसको कैसे भी एक्सप्रेस कर सकते हो। अगला जो चौथा रेशियो होता है बच्चों आपका सॉल्वेंसी रेशियो, उसमें होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ये एक और ऐसा रेशियो है जो बच्चों प्रैक्टिकली बहुत यूज किया जा सकता है, इसकी प्रैक्टिकली बहुत यूजेज है, प्रैक्टिकली बहुत रेलिवेंस है इस रेशियो की। तो इन रेशियो से क्वेश्चंस भी अकॉर्डिंगली ज्यादा बनते हैं आपके एग्जाम में, राइट। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का सबसे पहले मेन फॉर्मूला क्या होता है, तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ध्यान से देख लेना भाई, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो नेट प्रॉफिट लेना है बिफोर इंटरेस्ट एक्सपेंस एंड टैक्स एक्सपेंस। इंटरेस्ट का खर्चा और टैक्स का एक्सपेंस माइनस करने से पहले कितना नेट प्रॉफिट बच रहा है ये आपको न्यूमरेटर में लेना है, डिवाइड करना है इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स, जैसे लोन्स हो गए या डिबेंचर्स हो गए, यही आपको दिखेंगे लॉन्ग टर्म डेट्स के नाम पे, या तो लोन दिखेगा है ना, या डिबेंचर्स दिखेंगे। तो इनका जो इंटरेस्ट बनता है साल का, इंटरेस्ट एक्सपेंस बनता है, उससे डिवाइड कर दो तो आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकल के आ जाता है। तो ये रेशियो बेसिकली कॉन्सेप्चुअली अगर मैं बोलूं क्या बताता है, इट शोज द अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट्स टू कवर इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स। तो बेसिकली बस बहुत ही साधारण चीज हम यहां पे चेक करते हैं इस रेशियो से, हम देखते हैं कि हमारे प्रॉफिट्स
कितना कवर कर पा रहे हैं हमारे इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स को। नाम ही इसलिए पड़ गया इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, कि हमारा इंटरेस्ट प्रॉफिट से किस हद तक कवर हो पा रहा है। बात समझ में आ रही है? एंड इज यूजफुल फॉर डिवेंचर होल्डर्स एंड लॉन्ग टर्म लेंडर्स। ये मैंने आपको बता दिया, डिवेंचर होल्डर्स चाहे लेंडर्स होते हैं लॉन्ग टर्म, जैसे बैंक वगैरह हो गए, वो इस रेशियो का बहुत यूज करते हैं। इट रिवील्स द नंबर ऑफ टाइम्स interest on long-term debt is covered by the profits available for interest. Higher ratio ensures safety of interest on debts. तो इसके लिए मैं पहले आपसे ये बता देता हूं, ये क्लियर कर देता हूं कि ये रेशियो एक्सप्रेस किया जाता है, नीचे होगा नंबर ऑफ टाइम्स में। नंबर ऑफ टाइम्स मतलब इस रेशियो को हम टाइम्स से एक्सप्रेस करते हैं। फॉर एग्जांपल आपका आंसर 3.5 आया फॉर्मूले में अप्लाई करके, तो आगे 3.5 टाइम्स लिखते हैं। इस 3.5 टाइम्स का लिखने का मतलब ये होता है कि हम बोल रहे हैं कि जो हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, ये हमारी इंटरेस्ट के खर्चे को 3.5 बार कवर कर सकता है। हम इसी प्रॉफिट से अपने इंटरेस्ट के खर्चे 3.5 टाइम्स पे कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? इसलिए इसको नंबर ऑफ टाइम्स में एक्सप्रेस किया जाता है, और यही बात ऊपर सेकेंड एरो में इंग्लिश में लिखी हुई है, राइट। बाकी नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कैसे निकलता है, इसके लिए ज्यादातर अगर मैं आपको बोलूंगा, आपको क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा होगा, दिस विल बी गिवन इन क्वेश्चन। इसके अलावा आपको टैक्स दे रखा होगा परसेंटेज में, मतलब टैक्स का रेट दे रखा होगा क्वेश्चन में, 30%, 40%, 50%। जनरली यही गिवन होता है, या तो 30% गिवन होगा, या 40% होगा, या 50%। जनरली यही 3 रेट्स आपको क्वेश्चन में गिवन होते हैं, हालांकि कुछ भी हो सकता है गिवन। और आपको इस जानकारी को यूज करके ऑफ कोर्स आपको इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट इनडायरेक्टली गिवन होगा। कैसे गिवन होगा? आपको 10% लोन दे बता देगा कोई एक, और फॉर एग्जांपल 12% डिबेंचर बता देगा, इनकी अमाउंट बता देगा। तो आपको अच्छे से बात पता ही, आप कंपनी अकाउंट्स पढ़ी चुके हो कि 10% लोन है तो लोन के अमाउंट को 10% से मल्टीप्लाई कर देना, डिबेंचर के अमाउंट को 12% से मल्टीप्लाई कर देना, तो आपको इंटरेस्ट का भी अमाउंट पता लग जाएगा। ये जानकारी आपको सारी गिवन होगी क्वेश्चन में। इसको यूज करके आपको इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालना होगा। अगर प्रॉपर एग्जाम क्वेश्चन में देखा जाए तो ऐसा क्वेश्चन आपके पास आएगा। तो ये निकालने के लिए आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पहले निकालना पड़ेगा। फर्स्ट यू विल कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये निकालने के लिए आप ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो दे रखा है, इसको 100 माइनस टैक्स रेट से डिवाइड कर लेना। ये शॉर्टकट तरीका है। इसके पीछे की मैथमेटिक्स में मैं घुस नहीं रहा, बिकॉज फिर वो लंबा हो जाएगी, लंबी डिस्कशन हो जाएगी। बट अभी मैं सिर्फ मुद्दे की डायरेक्ट बात कर रहा हूं, क्रक्स बता रहा हूं चीजों का, कि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को डिवाइड कर देना 100 माइनस टैक्स रेट से। उदाहरण के तौर पे अगर टैक्स रेट 30% गिवन है और आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है, तो आप नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को डिवाइड कर दोगे 100 माइनस 30, दैट इज 70% से। इसका अगर मैं मैथमेटिकली बोलना चाहूं, जो बच्चे मैथ्स में थोड़ा सा कमजोर महसूस होते हैं, उनके लिए बता रहा हूं, इसको सॉल्व करने के लिए नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को डिवाइड करना 70 से और ऊपर मल्टीप्लाई कर देना 100 से, तो आपका इसका आंसर निकल के आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालना है, सॉरी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना है। कैसे? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय 100 माइनस टैक्स रेट। वंस आपने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल लिया, उसमें आप इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स ऐड बैक कर देना। तो किधर लिखा है? ये रहा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स ऐड बैक कर देना, तो आपका नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकल के आ जाएगा, मतलब न्यूमरेटर निकल के आ जाएगा। और डिनोमिनेटर तो डायरेक्ट है ही, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स, वो आपको डायरेक्टली कैलकुलेट कर ही लोगे, तो आपका डिनोमिनेटर भी आ गया और फाइनली आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ये मैं एग्जाम में बता रहा हूँ कि एग्जाम में 90% क्वेश्चन ऐसा ही बनेगा, ठीक है। तो मैंने इसलिए आपके लिए अकॉर्डिंगली ये डिस्कस कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रेशियो में। अगला रेशियो होता है बच्चों डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। ये 5वां और आखिरी रेशियो आपके सॉल्वेंसी रेशियोज की सीरीज में। तो ये रेशियो क्या नहीं दिखाता है? इट शोज द प्रोपोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स इन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो जैसे कि मैंने आपको ऊपर हमने बोला था कि देखो कैपिटल एम्प्लॉयड में 2 मेन चीजें आती हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड में 2 चीजें आती है, या आप अपने बिजनेस स्टडीज में भी पढ़ते हो, बस उसको अलग नाम से पढ़ते हो, फाइनेंस चैप्टर में, ठीक है। आई थिंक आपका सेकंड बुक होता है मेरे ख्याल से, जिस भी बुक में आप पढ़ते हो मुझे वो याद नहीं, बट आपका फाइनेंस का जो चैप्टर एक होता है बिजनेस स्टडीज में, जो फाइनेंस से डील करता है, उसमें आप पढ़ते हो कि भाई देखो कैपिटल एम्प्लॉयड में 2 चीजें होती है। एक होता है शेयर होल्डर्स फंड, मतलब ये ओनर्स का खुद का फंड हो गया। एक होता है बोरोड फंड, मतलब जिसको हम यहाँ पे डेट बोलते हैं, सिंपल भाषा में लॉन्ग टर्म डेट।
तो डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो दिखाता है कि हमारे टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड में, जो टोटल कैपिटल बिजनेस में लग रखी है, उसमें डेट का कितना प्रपोर्शन है, बस अकॉर्डिंगली आपका रेशियो बन गया डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। तो अकॉर्डिंगली देखो, अगर आप इसका फॉर्मूला देखोगे तो क्या बना, नॉन करेंट लाइबिलिटीज। नॉन करेंट लाइबिलिटीज पढ़ के परेशान मत हो जाना कि ये क्या नई चीज है, इट मींस लॉन्ग टर्म डेट ओनली, जिसमें सिर्फ दो ही चीजें आपके सिलेबस के हिसाब से पूछी जाएगी, एक लॉन्ग टर्म बोरिंग्स और एक लॉन्ग टर्म प्रोविजन, यही दो चीजें आएंगी। तो लॉन्ग टर्म डेट या नॉन करेंट लाइबिलिटीज डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, सिंपल भाषा है, मतलब सिंपल समझो ना। अगर मैं बोल रहा हूं 100 करोड़ रुपए की मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड है, उसमें से लॉन्ग टर्म डेट मेरा मान लो 40 है, 40 करोड़, तो मैं आपसे बिल्कुल लेमन टर्म्स में पूछता हूं कि बताओ अगर मेरी टोटल कैपिटल 100 करोड़ की लगी हुई है, उसमें डेट 40 करोड़ है, तो कितना प्रोपोर्शन मेरा डेट है, यही तो है डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका इसमें रेशियो होता है। तो लो रेशियो प्रोवाइड सिक्योरिटी टू लेंडर्स, ठीक है। तो लो रेशियो है तो लेंडर्स को वही मतलब एक तरह से कंफर्ट मिलता है कि ठीक है भाई, कैपिटल एम्प्लॉयड जितनी भी लगी हुई है इसमें डेट कंपोनेंट कम है, तो अभी हमारा लोन हम और दे सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट कैटेगरी या नेक्स्ट सेट ऑफ रेशियोज आ जाते हैं बच्चों, जिनको हम बोलते हैं एक्टिविटी रेशियोज या टर्नओवर रेशियो। सिंपल भाषा में ये वो रेशियोज है जो बिजनेस की एफिशिएंसी बताते हैं कि भाई ऑपरेशन जो हमारे बिजनेस में हो रहे हैं उसकी एफिशिएंसी कैसी है, समझ में आ रही है। तो ऐसे रेशियोज को हम एक्टिविटी रेशियोज या टर्नओवर रेशियोज के नाम से जानते हैं। इसमें सबसे ज्यादा पूछने वाला जो रेशियो होता है, सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो जो होता है, वो होता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो अगर मैं इसका फॉर्मूला डिस्कस करूं, इस रेशियो से बहुत सारे आपके कॉन्सेप्ट्स लिंक्ड हैं, बहुत सारी बातें आपकी क्लास 11th में जो आप फाइनल अकाउंट्स में पढ़ते थे वो लिंक हो जाती है। तो उन बच्चों को जिनको क्लास 11th का फाइनल अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट याद है, उनको तो कोई दिक्कत नहीं आती इस रेशियो में, बाकियों को थोड़ी दिक्कत आ जाती है। तो मेन फॉर्मूला इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस सुनने में यहां पे नया लगता है, लेकिन इसी को आप अपने बचपन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के नाम से जानते थे। यहां पे हम कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यूज करते हैं, रीजन उसका वही है, आपको पता ही होगा कि क्योंकि शेड्यूल 3 में पीएनएल जो होता है उसमें सेल्स वर्ड नहीं होता, उसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस वर्ड यूज होता है। तो सेल्स वर्ड को हम रिप्लेस कर रहे हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को भी हम रिप्लेस कर देते हैं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। बस इतना सा पॉइंट है, मतलब वही है। तो ऊपर लेना है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, आप एग्जाम में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी लिख के आ जाओगे तो कोई परेशानी नहीं है। फिर भी मैं सजेस्ट करूंगा आप वर्ड यूज करना कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एग्जाम में, दिमाग में उसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सोचना, इससे आपको थोड़ी इजी लगेगा, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। तो इससे पहले कि हम ये दोनों टर्म्स पे ज्यादा गौर करें, पहले मेन चीज पढ़ लेते कि रेशियो दिखाता क्या है। इट डिटरमाइंस द नंबर ऑफ टाइम्स इन्वेंट्री में दो चीजें आएंगी बच्चों, फिनिश गुड्स, स्टॉक एंट्री, is converted into revenue from operations during the accounting period under consideration. It shows whether investment in inventory is proper or not. That is, it shows efficiency of inventory management. सिंपल भाषा में ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट मेरी कैसी है ये दिखाता है, ये रेशियो कहीं ना कहीं ये डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। तो सिंपल भाषा में क्या बता रहा है कि ऑन एन एवरेज हमारा जो इन्वेंट्री है वो कितनी बार बिक रहा है। सिंपल, हमारी इन्वेंट्री साल के दौरान ऑन एन एवरेज कितनी बार बिक पा रही है, और बिकती कौन सी इन्वेंट्री है। देखो इन्वेंट्री में आता सब कुछ है, फिनिश गुड, स्टॉक एंड ट्रेड, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, लूज टूल्स, ये सारी चीजें आपके एज पर शेड्यूल 3 इन्वेंट्री के अंदर ही आती है। लेकिन इनमें से एक्चुअली बेचने के लिए कौन सी इन्वेंट्री है, रॉ मटेरियल बेचने के लिए नहीं है, वर्क इन प्रोग्रेस बेचने के लिए नहीं है, और लूज टूल्स और स्टोर्स एंड स्पेयर्स बेचने के लिए नहीं है। तो सिर्फ दो ऐसी इन्वेंट्री है जो बेचने के लिए रखी हुई है, एक होती है फिनिश गुड्स, एक होता है स्टॉक एंड ट्रेड। इसलिए हम इन्हीं दो इन्वेंट्री के बारे में ऑफ कोर्स यहां पे बात करते हैं, ठीक है। अब मुद्दे की चीज कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, या जिसको आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलते हो, ये कैसे निकलता है। तो दिस इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, और अगर ग्रॉस लॉस है तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस ग्रॉस लॉस, ठीक है। ऐसे निकलता है आपका कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये
आप कह सकते हो एक डायरेक्ट तरीका है, डायरेक्ट वे है निकालने का कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। अब इसी को निकालने के अगेन फिर वही बात है, इनडायरेक्ट तरीके निकल जाते हैं। ये तरीका जो आपका दूसरा दिखेगा आपको, ये आपने अपने 11th क्लास में पढ़ा था, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो ये आपका निकल के आ जाता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। अच्छा, अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की बात करेंगे, ऊपर जो मैंने यहाँ फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है ना, जो आप एक्चुअली बचपन में पढ़ते थे 11th क्लास में, ये ट्रेडर्स के लिए यूज हुआ फॉर्मूला पढ़ते थे, ट्रेडर्स के लिए, जो एक तरफ गुड्स खरीदते हैं और दूसरा आगे बेच देते हैं, ट्रेडर्स के लिए। लेकिन मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं, जो अपना माल खुद ही बना के आगे बेचते हैं, वो कैसे निकालेंगे रेशियो? वो आपने कभी पढ़ा नहीं, क्योंकि आपने मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस के लिए कभी फाइनल अकाउंट्स आज तक बनाई नहीं। 11th क्लास में आप जितने भी अकाउंट्स बनाते थे एक्चुअली में कॉन्सेप्चुअली ट्रेडर्स के लिए बनाते थे। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज कैसे निकालती है रेशियो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन? वो लेती है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। सर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम क्या होता है वो मैं बताऊंगा नहीं, वैसे बता दूंगा, लेकिन ये आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर में कवर्ड है। प्लस परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, अगर कोई है तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अगर कुछ माल बेच के भी डायरेक्ट खरीद के भी बेचती है आगे तो होगा, वरना नहीं होगा। प्लस चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये फॉर्मूला यूज करोगे तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए आपका कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम क्या होता है? ये रिपीटेटिव है बच्चों, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर में भी कवर करते हो। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ये होता है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम। चेंज इन इन्वेंट्री कैसे निकलती है? ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। अगेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर को रेफर कर सकते हो, ठीक है। तो न्यूमरेटर कवर हो गया भाई, देखो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से रिलेटेड सारी डिस्कशन यहां पे हो गई। डिनोमिनेटर में आता है एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री क्या होती है बच्चों? वेरी वेरी इजी, ओपनिंग इन्वेंट्री जिसको आप ओपनिंग स्टॉक भी बोलते हो प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री जिसको आप क्लोजिंग स्टॉक भी बोलते हो डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। तो इस एक्टिविटी रेशियोज में बहुत सारे आपको एवरेज वर्ड यूज दिखेंगे, जैसे एवरेज इन्वेंट्री यहाँ है, अगले रेशियो में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स होगा, एक रेशियो में एवरेज ट्रेड पेएबल्स होगा। तो एवरेज का मतलब सिंपल है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, ओपनिंग और क्लोजिंग का एवरेज, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना, अगर किसी क्वेश्चन में एवरेज इन्वेंट्री नहीं है, मतलब फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में सिर्फ क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन है, ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन ही नहीं है, कोई इनडायरेक्टली आप ओपनिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट भी नहीं कर सकते, क्वेश्चन में है ही क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो फिर वो आपकी मजबूरी है। उस केस में आप एवरेज इन्वेंट्री डिनोमिनेटर में लेने की जगह क्लोजिंग इन्वेंट्री खाली लेके निकाल सकते हो रेशियोज। सिमिलरली किसी क्वेश्चन में मानो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है ही नहीं, ना ही कोई आपके पास तरीका है कि आप कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस निकालो, क्वेश्चन में कोई जानकारी ही नहीं है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की, सिर्फ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस गिवन है क्वेश्चन में, तो उस केस में आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस न्यूमरेटर में लेके रेशियो निकाल सकते हो। ये जुगाड़ है, बट इट इज नॉट अ वेरी गुड वे ऑफ कैलकुलेशन। तो आई डोंट एक्सपेक्ट कि बोर्ड एग्जाम में ऐसा कभी होगा, ना ही कि आपको कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लेने की जगह रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लेना पड़े और एवरेज इन्वेंट्री लेने की जगह क्लोजिंग इन्वेंट्री लेना पड़े। ऐसा मैं नहीं उम्मीद कर रहा, होप कर रहा कि आपको कभी जरूरत पड़ेगी, बट फिर भी कभी जरूरत पड़े तो घबराना मत कि हाय तौबा क्वेश्चन में तो है ही नहीं जानकारी, हम कैसे निकालेंगे रेशियो। परेशान नहीं होना, ये जुगाड़ है आपके पास, ऑल्टरनेटिव है इन केस क्वेश्चन में जानकारी नहीं है तो। और एक बात ध्यान रखना, हालांकि वो आगे आती है बात, लेकिन हम वर्ड यूज कर रहे हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, इसका मतलब होता है नेट सेल्स। नेट सेल्स बोले तो सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। हालांकि अगेन ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर में कवर्ड है बात, बट फिर से मैं आपको बस रिमाइंड करा रहा हूं कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का मतलब ही होता है नेट सेल्स, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, ठीक है। अच्छा, अगली बात बच्चों, लास्ट बात, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जो है वो नंबर ऑफ टाइम्स में एक्सप्रेस होता है, जैसे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी नंबर ऑफ टाइम्स में था, ये रेशियो भी नंबर ऑफ टाइम्स में ही एक्सप्रेस किया जाता है, ठीक है। अगला जो एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियो जो आपका होता है वो है ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। तो पहले इसका फॉर्मूला देख लो भाई, फॉर्मूला क्या होता है? क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस पढ़ के आपको समझ जाना चाहिए, इट मींस क्रेडिट सेल्स नेट ऑफ सेल्स रिटर्न,
और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स पढ़ के आपको समझ जाना चाहिए, इट मींस ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाय 2। बाकी रेशियो क्या दिखाता है? It indicates the number of times the receivables are turned over and converted into cash in an accounting period. Higher turnover means PD collections from trade receivables. This ratio helps in working out the average collection period. एवरेज कलेक्शन पीरियड अभी देखते हैं क्या होता है, लेकिन ब्रीफली सिंपल वे में दिस रेशियो शोज क्या क्या दिखाता है रेशियो कि ऑन एन एवरेज हम साल में कितनी बार अपने ट्रेड रिसीवेबल से कैश ले पा रहे हैं, रिकवर कर पा रहे हैं, तो कितनी बार हमारा ट्रेड रिसीवेबल्स ऑन एन एवरेज साल के दौरान कैश में कन्वर्ट हो रहा है। ज्यादा बार हो रहा है इसका मतलब आप टाइमली पैसा रिकवर कर लेते हो अपने कस्टमर से, लेकिन कम बार हो रहा है तो मतलब आपको बहुत टाइम लगता है अपने डेटर्स वगैरह से, अपने कस्टमर से, अपने ट्रेड रिसीवेबल से कैश कलेक्ट करने में। क्लियर हो रहा है? अच्छा, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब मैं आपको बता चुका, इट मींस नेट क्रेडिट सेल्स, यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में से कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस पोर्शन हटा दो, यानी ग्रॉस क्रेडिट सेल्स में से सेल्स रिटर्न हटा दो, तो आपका क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या सिंपल भाषा में नेट क्रेडिट सेल्स निकल के आ जाएगी। इसके अलावा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स का मतलब मैंने बताया था ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाय 2। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर्स में हमने ये भी पढ़ रखा है कि ट्रेड रिसीवेबल्स में क्या आता है बच्चों, इसमें दो चीजें आती हैं, एक आते हैं डेटर्स, एक आते बिल्स रिसीवेबल। तो ओपनिंग डेटर्स प्लस ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल। सिमिलरली क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स में अगेन क्या आएंगे, एक तरफ आएंगे डेटर्स, एक तरफ आएंगे बिल्स रिसीवेबल। तो क्लोजिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल। क्लियर हो रहा है? तो वही बात यहां पे बस लिखी हुई है एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स की। बस एक बात ध्यान रखना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज नॉट डिडक्टेड फॉर कैलकुलेशन ऑफ दिस रेशियो। तो आपको अगर याद होगा करंट रेशियो में हमने थोड़ा अलग अप्रोच रखा था, वहां हमने बोला था कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को करंट एसेट में से माइनस करके ही दिखाओ, करके ही रखो रेशियो निकालने के लिए। बट इस रेशियो में ध्यान रखना, अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है तो वो ट्रेड रिसीवेबल से माइनस मत करना, वो अलग है। ठीक है? अच्छा, if no information is given about opening trade receivables, then closing trade receivables may be used instead of average trade receivables। इस तरह की बात मैंने आपको इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो में बता दी थी कि अगर एवरेज निकालने के लिए ओपनिंग की फिगर नहीं दे रखी तो आप खाली क्लोजिंग की फिगर भी यूज कर सकते हो। अच्छा, दिस रेशियो इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड एज नंबर ऑफ टाइम्स, ये भी नंबर ऑफ टाइम्स में एक्सप्रेस किया जाता है। अब हमने एक बच्चों वर्ड बोला था ऊपर, अगर आपको याद हो, जो मैंने पेंडिंग छोड़ दिया था, हमने बोला था एवरेज कलेक्शन पीरियड, इसको डेट कलेक्शन पीरियड भी बोला जाता है। तो ये कैसे निकलता है? ये निकलता है न्यूमरेटर में लेते हैं 12 मंथ्स अगर आप मंथ्स में निकालना चाह रहे हो आंसर, या 365 डेज अगर आप डेज में निकालना चाह रहे हो। कई बार क्वेश्चन बोल देता है कि 360 डेज लेके चलो, तो क्वेश्चन बोल रहा है 360 डेज, तो 365 डेज की जगह आप 360 डेज लोगे। ठीक है? डिवाइडेड बाय ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। तो पहले आपको ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो निकालना पड़ेगा, फिर आप उसको यूज करके डेट कलेक्शन पीरियड या एवरेज कलेक्शन पीरियड निकाल सकते हो। कैसे? न्यूमरेटर में 12 मंथ्स लेना अगर महीनों में आंसर निकालना है, या फिर 365 डेज या 360 डेज जो भी क्वेश्चन में गिवन है वो लेना अगर आपको डेज में आंसर निकालना है, उसको डिवाइड कर देना ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो से। बाकी डेट कलेक्शन पीरियड या एवरेज कलेक्शन पीरियड ये दिखाता है कि ऑन एन एवरेज, ध्यान रखना वर्ड बोल रहे ऑन एन एवरेज, हमें एक डेटर से पैसा रिलाइज करने में या ट्रेड रिसीवेबल से पैसा रिलाइज करने में कितना टाइम लगता है। ठीक है? फॉर एग्जांपल अगर इसका आंसर आता है 36 डेज, तो इसका मतलब है ऑन एन एवरेज मैं 36 दिनों में अपने डेटर से पैसा रिकवर कर लेता हूं। जिस दिन मैंने सेल करी उससे 36 दिन के अंदर या 36 दिन में मैं अपने कस्टमर या डेटर से पैसा रिकवर कर लेता हूं। ये ऑन एन एवरेज है बच्चों, ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि हर ही डेटर से मैं 36 दिनों में ले रहा हूं पैसा, ऐसा नहीं है, ये ऑन एन एवरेज है। ठीक है? अच्छा, बिल्कुल इसी का बेटा भाई होता है ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो। बिल्कुल डिट्टो सेम बातें यहां पे चलती है, डिट्टो सेम है ना, कॉन्सेप्चुअली बिल्कुल सेम रेशियो है ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो। इसलिए मैं अपने लेक्चर्स में ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो करा देता हूं, अच्छे से इसके क्वेश्चंस करा देता हूं, और ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो में पूरा बच्चों को अपने आप करने देता हूं, क्योंकि बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल सेम वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस इसमें चलते हैं। तो ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो निकलता कैसे है? पहले फॉर्मूला
जब हम ट्रेड रिसीवेबल्स की बात बच्चों देखो करते हैं, तो ट्रेड रिसीवेबल्स कहां से अराइज होते हैं? वो क्रेडिट सेल से होते हैं। जब मैं ट्रेड पेबल्स की बात करता हूं, तो ट्रेड पेबल्स कहां से अराइज होते हैं? वो क्रेडिट परचेज से होते हैं। बस इतनी सी बात है। तो यहां वहां पे हम नेट क्रेडिट सेल्स ले रहे थे, तो उसकी जगह हम यहां पे ले लेंगे नेट क्रेडिट परचेज, डिवाइड कर देंगे एवरेज ट्रेड पेबल से, बात खत्म। नेट क्रेडिट परचेज मतलब क्या हुआ? क्रेडिट परचेज नेट ऑफ परचेज रिटर्न, कॉन्सेप्ट ओवर। बाकी कॉन्सेप्चुअली रेशियो क्या दिखाता होगा? इट शोज ऑन एन एवरेज नंबर ऑफ टाइम्स ट्रेड पेबल्स आर सेटल्ड इन एन अकाउंटिंग ईयर। अब ट्रेड पेबल्स मेरी लाइबिलिटी है, उनको मुझे पे करना होता है। ट्रेड रिसीवेबल्स एसेट होते थे जिनसे मुझे पैसा मिलता था। तो यहां बस उल्टा हम देख रहे हैं कि ऑन एन एवरेज कितनी बारी मैं अपने क्रेडिटर्स को साल के दौरान पे कर देता हूं। लोअर रेशियो मींस क्रेडिट अलाउड टू द बाय द सप्लायर इज फॉर अ लॉन्ग पीरियड। मतलब अगर रेशियो कम है, मतलब मैं कम बारी साल के दौरान पैसा पे कर रहा हूं, तो मतलब मुझे क्रेडिट पीरियड अच्छा मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है। और इट में रिफ्लेक्ट डिलेड पेमेंट, ये भी हो सकता है कि भाई मैं पेमेंट ही लेट कर रहा हूं, दोनों भी चीजें हो सकती है ना। इसके अलावा नेट क्रेडिट परचेज कैसे निकलता है? ग्रॉस परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस करो, कैश परचेज हटा दो, तो नेट क्रेडिट परचेज मतलब उधारी वाली परचेज आ जाती है। एवरेज ट्रेड पेबल्स कैसे आता होगा? ओपनिंग ट्रेड पेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स डिवाइडेड बाय 2। और क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चैप्टर आप अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो आपको पता होगा ट्रेड पेबल्स में दो चीजें आती हैं, एक आते हैं क्रेडिटर्स, एक आते हैं बिल्स पेबल। तो एक तरफ ओपनिंग क्रेडिटर्स एंड ओपनिंग बिल्स पेबल ले लिया, और सिमिलरली क्लोजिंग क्रेडिटर्स और क्लोजिंग बिल्स पेबल ले लिया, डिवाइडेड बाय 2। ये रेशियो भी बाकी नंबर ऑफ टाइम्स की तरह एक्सप्रेस किया जाता है। अच्छा, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो को यूज करके हम एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालते थे। सेम वे में बच्चों अब यहां पे हम क्या निकालेंगे? एवरेज पेमेंट पीरियड। कैसे निकलेगा? न्यूमरेटर में वही लेना है, 12 मंथ्स या 365 डेज, या क्वेश्चन कई बार बोल देगा 360 डेज, तो 360 डेज ले लेना, डिवाइडेड बाय ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो। बाकी रेशियो दिखाता क्या है? इट शोज टाइम टेकन ऑन एन एवरेज टू सेटल द ट्रेड पेबल्स। ऑन एन एवरेज एक ट्रेड पेबल्स को सेटल करने के लिए मुझको कितना टाइम लगता है, ये दिखाता है एवरेज पेमेंट पीरियड। ठीक है। अच्छा, अगला रेशियो होता है बच्चों वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो ये निकलता कैसे है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस क्लियर है हमको क्या होता है? नेट सेल्स। वर्किंग कैपिटल हमें क्लियर है क्या होता है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज, रेशियो खत्म। बाकी रेशियो दिखाता क्या है? इट हेल्प्स इन एसरटेनिंग वेदर वर्किंग कैपिटल हैज बीन एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड इन जनरेटिंग रेवेन्यू। क्या हमारा वर्किंग कैपिटल जो भी लगा हुआ है, क्या उसको एफिशिएंटली यूज करके मेरी सेल्स बन रही है कि नहीं बन रही है? ये रेशियो दिखाता है, खत्म। बाकी रेशियो भी नंबर ऑफ टाइम्स में एक्सप्रेस किया जाता है, जस्ट लाइक अर्लियर रेशियोस। ठीक है। फिर होता है नेट एसेट टर्नओवर रेशियो, जिसको हम कैपिटल इंप्लॉयड टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं। तो ध्यान रखना बच्चों, जब वर्ड नेट एसेट्स दिखे ना, इसका मतलब होता है कैपिटल इंप्लॉयड। ये बात पता है आपने वहां पे भी देखी होगी अपने गुडविल के फॉर्मूले में, अगर आपको याद हो तो इट शोज रिलेशनशिप बिटवीन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। नेट वर्ड लिखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का मतलब ही नेट होता है। तो इट शोज रिलेशनशिप बिटवीन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एंड नेट एसेट्स दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड। निकलता कैसे बच्चों ये रेशियो? नेट एसेट्स या कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अगेन यहाँ पे गलती से नेट वर्ड यूज है, नेट वर्ड लिखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि नेट का मतलब ही रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का मतलब ही होता है नेट सेल्स। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हमें पता है क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड भी हम ऊपर अलग अलग तरीकों से देख चुके हैं कि कैसे निकलता है। बस इसको डिवाइड कर दो तो आपका ये रेशियो निकल के आ जाता है। ठीक है। इसके बाद बच्चों अगला होता है फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो। फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, अच्छा बाकी ये भी रेशियो ध्यान रखना कैसे निकलता है, नंबर ऑफ टाइम्स में। फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो क्या होता है? फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, एक मिनट देना। तो फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो कैसे निकलता है? दिस इज इक्वल टू फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू नेट, फिर से नेट गलत लिखा हुआ है, नेट गलत है यहाँ पे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय नेट फिक्स्ड एसेट्स। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय नेट फिक्स्ड एसेट, मतलब नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिख के ऐसे गलती नहीं है, बट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ऑलरेडी नेट ही फिगर होती है, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा इसमें नेट फिक्स्ड एसेट्स का मतलब क्या होता है बच्चों? नेट फिक्स्ड एसेट मतलब आप समझ लो फिक्स्ड एसेट्स की WDV, नेट ऑफ डेप्रिसिएशन। क्लियर हो गया? अच्छा, इट शोज रिलेशनशिप बिटवीन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यानी नेट सेल्स
एंड नेट फिक्स्ड एसेट्स। हायर रेशियो एम्प्लॉइज, एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, मतलब हमारे फिक्स्ड एसेट्स वगैरह एफिशिएंटली यूज हो रहे हैं हमारा मेन सेल्स वगैरह क्रिएट करने में, और बाकी रेशियो भी नंबर ऑफ टाइम्स में एक्सप्रेस होता है। ठीक है, दोनों भी रेशियोज जो हमारे पांचवें और छठे हैं ये दोनों भी नंबर ऑफ टाइम्स में एक्सप्रेस होते हैं। तो ये 6 रेशियोज थे बच्चों आपके एक्टिविटी या फिर टर्नओवर रेशियोज। अब अगले सेट ऑफ और लास्ट सेट ऑफ जो आपके रेशियोज आते हैं, जो लास्ट कैटेगरी आती है वो आती है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। तो इसमें क्या क्या रेशियो है? सबसे पहला होता है ग्रॉस प्रॉफिट, और आई होप ग्रॉस प्रॉफिट वर्ड आपको नया नहीं लगता होगा। अगर आपने क्लास 11 में फाइनल अकाउंट्स बनाया होगा तो आपको याद होगा कि आप ट्रेडिंग अकाउंट जो बनाते थे उससे आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकलता था, या फॉर दैट मैटर ग्रॉस लॉस निकलता था। वही यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे यूज हो रहा है। ठीक है जी, तो ये निकलता कैसे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो? तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। ठीक है, अब यहां पे ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब नीचे होगा। अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब होता है सेल्स इनटू जीपी रेशियो। ये याद रखना, जब भी आपको जीपी रेशियो वर्ड दिखे तो जीपी रेशियो सेल्स के टर्म में यूज होता है। बाकी अगर आप इसको वैसे बोलना चाहो, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, या जिसको आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी बोलते हो। तो सेल्स में से जब आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हटा देते हो तो आपकी ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ जाती है। तो इट शोज रिलेशनशिप बिटवीन ग्रॉस प्रॉफिट एंड सेल्स एंड इंडिकेट ग्रॉस मार्जिन। आपने वर्ड भी कई बार सुना होगा ग्रॉस मार्जिन। तो यही रेशियो बेसिकली ग्रॉस मार्जिन ही बताता है कि भाई हमारा कैसा है ग्रॉस मार्जिन। तो एंड इंडिकेट ग्रॉस मार्जिन ऑन प्रोडक्ट सोल्ड। इट ऑल्सो इंडिकेट्स द मार्जिन अवेलेबल टू कवर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड नॉन ऑपरेटिंग expenses etc. higher gross profit ratio is a good sign. Of course gross profit word आ रहा है तो प्रॉफिट से रिलेटेड कोई भी चीज जितनी ज्यादा होगी उतनी अच्छी बात है, बोलने वाली बात है ही नहीं। ठीक है, अब एक बात बस ध्यान रखना बच्चों, जीपी रेशियो जब भी ऐसा बोला जाता है मानो 60% है, ऐसा आपको जब भी दिखे, इसका मतलब ये होता है कि हमारी सेल्स का 60% हम कमाते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। इसका मतलब ये होता है जब भी आपको जीपी रेशियो दिखे 60%, इट मींस सेल्स का 60% हम कमाते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। क्लियर हो रहा है? अच्छा, बाकी ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है। ये क्लियर हो गया। बाकी एक शॉर्टकट याद रखना बच्चों, एक शॉर्टकट है 1/n ऑफ कॉस्ट इज इक्वल टू 1/1 प्लस n ऑफ सेल्स। ये काफी बार ये शॉर्टकट यूज होता है, स्पेशली जहां पे भी ग्रॉस प्रॉफिट का रोल आता है। जैसे एक इस रेशियो में आता है, एक इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में आता है। ये मैं क्यों बता रहा हूं बच्चों, कई बार क्वेश्चन बड़ी चालाकी करता है, बदमाशी करता है, मैं बोलूंगा। वो क्रॉस प्रॉफिट रेशियो बताएगा, फॉर एग्जांपल वो बोलेगा 25%। अब वो सेल्स का नहीं बताएगा, वो कॉस्ट का बता देगा, 25% ऑफ कॉस्ट। ठीक है, या कई बार उल्टा भी हो सकता है, वो सेल्स का भी बता सकता है। इसका मतलब मैं सिर्फ इतना याद रखना कि इससे आपको एक शॉर्टकट बनाना है। 25% को अगर आप फ्रैक्शन में लिखोगे 25/100, इसको कट पीट कर दोगे तो ये 1/4 निकल के आएगा। तो इट मींस मेरी कॉस्ट का 1/4 मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है। अब यहां कॉस्ट लिखने का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो सिंपल भाषा में मेरी जितनी भी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है उसका 1/4 मेरा ग्रॉस प्रॉफिट होता है। अब इसी को अगर मैं देखना चाहूं कि अगर मेरा कॉस्ट का 1/4 प्रॉफिट होता है तो मैं देखना चाहता हूं कि मेरी सेल्स का कितना होता होगा। तो उसके लिए शॉर्टकट फॉर्मूला यूज होता है 1/1 प्लस 4 दैट इज 1/5 ऑफ सेल्स। ये आपको कई बार यूज करना पड़ता है बच्चों, क्योंकि बच्चों इधर उधर की जानकारी देता है। क्वेश्चन में दे देगा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और रेशियो दे देगा सेल्स के टर्म्स में। आपको प्रॉफिट निकालने के लिए आपको कॉस्ट का देखना पड़ेगा कि कॉस्ट का कितना परसेंट मैं कमा रहा हूं प्रॉफिट, या उल्टा होगा, क्वेश्चन में सेल्स दे देगा और रेशियो बता देगा ग्रॉस प्रॉफिट की कॉस्ट के ऊपर। तो आपको देखना पड़ेगा यार सेल्स है मेरे पास और रेशियो कॉस्ट की है, तो मैं वही रेशियो सेल्स में कितना कमा रहा हूं, तो उससे आप फिर प्रॉफिट की कैलकुलेशन कर पाओगे। ठीक है, इससे ज्यादा गहराई में मैं जा नहीं सकता। क्वेश्चंस आपने कर रखे होंगे तो आपको पता ही होगा कि इसका क्या यूज है। बाकी इस शॉर्टकट को याद रखना तो आपके लिए ये, मतलब ऐसा नहीं कि ये शॉर्टकट के बिना क्वेश्चन नहीं यूज हो सकता, सॉल्व हो सकता है, जुगाड़ है, मैथमेटिक्स है, बट इस शॉर्टकट से आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी, आपका टाइम काफी बच जाएगा क्वेश्चन। और ऐसा नहीं ये शॉर्टकट यूज करोगे तो एग्जाम में नंबर कटेंगे, बिल्कुल चल जाएंगे। ठीक है, हालांकि बस एक्सप्लेन करना कि हाँ ऐसे हमने किया कि भाई कॉस्ट का इतना दे रखा है तो हमने अपने आप निकाल दिया कि सेल्स का इतना होगा, यह बता देना। ठीक है, अच्छा।
अच्छा, यही बात यहां पे लिखी हुई है। बाकी एक थ्योरेटिकली क्वेश्चन आ जाता है जो मैं एक्सपेक्ट करता हूं, ये एमसीक्यू फॉर्म में भी बन सकता है। वो पूछ लेता है कि बताओ ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज होने के रीजंस क्या क्या हो सकते हैं। तो बस ये फटाफट से देख लो कि इंक्रीज इन सेल्स, सेलिंग प्राइस बढ़ गई, कॉस्ट मेरी कांस्टेंट रही। आप खुद सोचो ना, ग्रॉस प्रॉफिट क्या है? सेल्स और कॉस्ट का डिफरेंस है। अगर मैं सेल्स बढ़ा दूं, कॉस्ट उतनी रख दूं, तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ जाएगा। या फिर उल्टा, डिक्रीज इन कॉस्ट विद कांस्टेंट सेलिंग प्राइस। मैंने बोला मैं सेल्स तो सेम रख रहा हूं, सेलिंग प्राइस मेरी सेम है, बस मेरी बनाने की कॉस्ट कम हो गई, सेल करने की कॉस्ट कम हो गई, तो इससे भी मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ जाएगा। या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ अबव, ऐसा नहीं कि सिर्फ दोनों में से एक चीज होगी। एक तरफ ये भी हो सकता है कि मेरी सेलिंग प्राइस भी बढ़ गई, मेरी कॉस्ट भी कम हो गई, तो उससे भी मेरा ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ सकता है। अब इसी को उल्टा कर दोगे तो आपको रीजंस मिल जाएंगे डिक्रीज इन ग्रॉस प्रॉफिट के। तो आई एक्सपेक्ट इससे एमसी के फॉर्म में सवाल बन सकता है कि भाई वो आपसे बोलेगा कि बताओ which of the following is not a reason for increase in gross profit, या which of the following is not a reason for decrease in gross profit। इस तरह से कुछ क्वेश्चन को ड्राफ्ट करके 4 ऑप्शंस दे देगा, उसमें से आपको कॉन्सेप्चुअली सोच के बस देखना है कि बताओ कौन सा रीजन है जिससे ग्रॉस प्रॉफिट नहीं कम होगा या ग्रॉस प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा, जो भी है क्वेश्चन में। क्लियर हो रहा है? तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। बाकी याद रखना, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जितने भी आएंगे ना, वो सब परसेंटेज फॉर्म में एक्सप्रेस किए जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए देखो फॉर्मूले में देखा हमने ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100 किया परसेंटेज में निकालने के लिए। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोस परसेंटेज में एक्सप्रेस किए जाते हैं। और एक बात ये भी याद रखना कि यहां पे सेल्स का मतलब होता है नेट सेल्स, जिसको आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी बोल सकते हो। तो इसका एक फॉर्मूला ये भी लिख सकते हो, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। ये भी एक फॉर्मूला एक तरह से लिखा जा सकता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के लिए। अगला रेशियो होता है बच्चों ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तो सीधा फॉर्मूला देख लो, फॉर्मूला क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट मैंने बोल दिया गलती से, वो अगला रेशियो है, ये ऑपरेटिंग रेशियो। तो इसका रेशियो का फॉर्मूला क्या है? ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। तो ये रेशियो दिखाता क्या है? It shows operational efficiency of business by establishing a relationship between operating cost and revenue from operation। सिंपल भाषा में बताता हूं मैं कि ऑपरेटिंग रेशियो अगर मैंने बोला फॉर एग्जांपल मेरी 30% है, तो ये रेशियो दिखाता है कि मेरी सेल्स का, अब मैं सेल्स वर्ड यूज करता हूं, इट मींस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, इट मींस नेट सेल्स। तो इसका मतलब ये होता है कि मेरी सेल्स का 30% मेरा ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है। बात समझ में आ रही है? अब क्योंकि ये मैं कॉस्ट निकाल रहा हूं, तो आप खुद दिमाग लगाओगे तो आप बोलोगे यार ये रेशियो जितना कम हो उतनी अच्छी बात है। जितना कम होगा ये रेशियो, इसका मतलब मेरी कॉस्ट उतनी कम है और वो अच्छी चीज है। ठीक है, तो लोअर द रेशियो बेटर इट इज। ऑपरेटिंग रेशियो में बिल्कुल ध्यान रखना कि जितना कम होगा ये रेशियो उतनी अच्छी बात होगी। तो अगला एरो यही लिखा हुआ है, लोअर द रेशियो बेटर इट इज, क्योंकि प्रॉफिट नहीं निकाल रहा है, ये कॉस्ट निकाल रहा है रेशियो। अब कॉस्ट को यूज करके आप प्रॉफिट निकाल सकते हो, एक अलग चीज है, बट हाँ ये कॉस्ट के टर्म्स में रेशियो निकाली जा रही है, इसलिए लोअर होगा तो बेटर रहेगा। बाकी ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमें पता है क्या होता है, इसमें आप ऑपरेटिंग एक्सपेंस और ऐड कर दोगे तो आपके ऑपरेटिंग कॉस्ट निकल के आ जाएंगे। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, इसमें कौन से खर्चे आ जाते हैं? इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस आ जाते हैं। आपको पता है इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस क्या होता है, आपने पीएनएल का फॉर्मेट दे रखा है, पढ़ रखा है शेड्यूल 3 का। इसके अलावा डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन भी इसमें आ जाता है, या इसके अलावा कोई अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं वो भी आ जाते हैं। ध्यान रखना बच्चों, फाइनेंस कॉस्ट को हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं मानते, तो फाइनेंस कॉस्ट इज नॉट एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ये बात ध्यान रखना। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या क्या आ गए, जैसे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस आ गए, कोई सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे आ गए, रेंट हो गया, एडवर्टीजमेंट हो गया, कैरेज आउटवर्ड हो गया, ये सारे आपके अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आ जाते हैं। अकॉर्डिंगली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर आ जाते हैं, अकॉर्डिंगली ऑपरेटिंग कॉस्ट के अंदर आ जाते हैं। ध्यान क्या रखना है, फाइनेंस कॉस्ट अगर है वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में नहीं आता। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट है, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये लॉस भी ऑपरेटिंग कॉस्ट के अंदर नहीं आता, ये बात ध्यान रखना। क्लियर हो गया? बाकी मैंने आपको पहले बोल दिया कि सारे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोस परसेंटेज में एक्सप्रेस किए जाते हैं, अकॉर्डिंगली सबके फॉर्मूले में हमने लास्ट में इनटू 100 कर रखा होगा। ठीक है, अगला होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कैसे निकलता है?
ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। तो ये रेशियो अगेन ऑपरेशनल एफिशिएंसी ही दिखा रहा है बिजनेस की बाय एस्टैब्लिशिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। फिर वही बात है, अगर मैंने बोला मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो 60% है, इसका मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि मेरी सेल्स का 60% मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है। बात समझ में आ रही है? अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलता है? ग्रॉस प्रॉफिट प्लस अदर ऑपरेटिंग इनकम्स माइनस अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। हालांकि अदर ऑपरेटिंग इनकम्स कुछ होता नहीं है वैसे बच्चों, लिखने की बात है, होता तो कुछ नहीं, क्योंकि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को ही हम अपना ऑपरेटिंग इनकम मानते हैं, और कोई बाकी जो इधर उधर की इनकम होती है वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम ही हो जाती है। बट हाँ, वो बस लिखने के लिए थ्योरेटिकली लिख लिया है। बट मेन याद रखना, ग्रॉस प्रॉफिट में से अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आप माइनस कर दोगे, जो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के अलावा है, तो वो आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएंगे। सिंपल भाषा में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस कर दो तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता है। यहाँ पे नेट प्रॉफिट उल्टा, अगर आप बिल्कुल लास्ट से स्टार्ट करोगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऐड बैक कर दो और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स माइनस कर दो, तो भी आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता है। ठीक है, तो मेन याद रखना, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में से ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस करते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है। ऑपरेटिंग कॉस्ट में क्या क्या आता है? एक आता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, एक आता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस याद रखना क्या होता है बच्चों, इसमें क्या क्या चीजें आती है। एक तो फाइनेंस कॉस्ट आ गया, जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन, डिबेंचर, बोरिंग्स, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, मैंने आपको बोला था ये भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है। लॉस बाय फायर, जैसे कभी कभी कुछ अब नॉर्मल लॉसेस भी होते हैं, ये भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आते हैं। सिमिलरली नॉन ऑपरेटिंग इनकम में आती है बेसिकली क्या क्या, इंटरेस्ट, डिविडेंड रिसीव हुआ, कोई प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट या इन्वेस्टमेंट, ये सारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स के एग्जांपल होते हैं। बाकी दिस रेशियो इज एक्सप्रेस इन परसेंटेज। और सबसे मजेदार बात, ऑपरेटिंग रेशियो जो इससे पहला वाला रेशियो हमने पढ़ा, प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो जो ये वाला रेशियो पढ़ा, इसका सम टोटल हमेशा 100% होता है बच्चों। ठीक है, इसके कोई सिंपल लॉजिक है इसके पीछे बच्चों। हम बेसिकली सेल्स के दो टुकड़े निकाल रहे हैं, एक टुकड़े को हम ऑपरेटिंग कॉस्ट कह रहे हैं, एक टुकड़े को हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कह रहे हैं, मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट कह रहे हैं सिंपल भाषा में। ठीक है, ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग रेशियो क्या हुआ, बेसिकली हम देख रहे हैं कि ये सेल्स का कितना परसेंट है ना। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम क्या कह रहे हैं कि बताओ ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो जो है वो सेल्स का कितना परसेंट है। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, जब सेल्स के दो ही टुकड़े हैं, हम दो टुकड़े कर रहे हैं, ऑपरेटिंग कॉस्ट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो ऑफकोर्स अगर मैं बोल रहा हूं मेरा 100 रुपए की सेल में 60 रुपए का ऑपरेटिंग कॉस्ट है, तो ऑफकोर्स 40 रुपए का मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बच रहा होगा। बात समझ में आ रही है? इसलिए ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का सम टोटल हमेशा 100 होगा। अब इसी को मैं 100% अगर बोल दूं, तो अगर ऑपरेटिंग कॉस्ट यानी ऑपरेटिंग रेशियो 60% है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो 40% ही आएगा। ये इसके पीछे का लॉजिक है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग रेशियो एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का सम टोटल 100% होता है, राइट। अच्छा, इसके बाद अगला रेशियो होता है बच्चों नेट प्रॉफिट रेशियो। तो ये कैसे निकलता है? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। हालांकि जरूरत पड़ने पे यहां पे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की जगह नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी लिया जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। मतलब क्वेश्चन में अगर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही दे रखा है और टैक्स का कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है, तो उस केस में आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही लेना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है? अच्छा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या होता है बच्चों? सेल्स में से कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हटा दो, ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग सारे खर्चे हटा दो भाई, सबसे आसान है नेट प्रॉफिट। यहां पे आपको कोई खर्चों में भेदभाव नहीं करना, कोई इनकम में भेदभाव नहीं करना, सारे खर्चे माइनस करने, चाहे वो ऑपरेटिंग नेचर के हो चाहे नॉन ऑपरेटिंग नेचर के हो। सारी इनकम्स लेनी है आपको, चाहे वो ऑपरेटिंग नेचर की हो चाहे नॉन ऑपरेटिंग नेचर की हो, है ना। और इवन नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालने के लिए आपको टैक्स का एक्सपेंस भी माइनस करना है। हालांकि अगर आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेना चाहते हो, उस केस में टैक्स एक्सपेंस माइनस नहीं होगा। तो नेट प्रॉफिट क्या होता है? हालांकि नेट प्रॉफिट आपने अपने 11th क्लास में भी सुना है, पीएनएल अकाउंट का फाइनल प्रॉफिट, मतलब अल्टीमेटली कितना प्रॉफिट मेरा बना, उसी को नेट प्रॉफिट कहते हैं। तो ये हम देखते हैं कि नेट प्रॉफिट में मैं जितना भी कमा रहा हूं वो सेल्स का कितना कमा रहा हूं। तो अगर मेरा नेट प्रॉफिट रेशियो 10% है, इसका मतलब मैं कह रहा हूं मैं अपनी सेल्स का 10% नेट प्रॉफिट कमाता हूं। क्लियर हो गया? तो इट शोज अ मेजर ऑफ नेट प्रॉफिट मार्जिन इन रिलेशन टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। इट शोज ओवरऑल एफिशिएंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। आप कह सकते हैं ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी दिखा रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली मेरा फाइनल प्रॉफिट क्या है? नेट प्रॉफिट है। तो ये फाइनल प्रॉफिटेबिलिटी दिखा रहा है कि मेरी एक्चुअल में फाइनली कितनी प्रॉफिटेबिलिटी है।
और फाइनली दिस इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। ठीक है, अच्छा, लास्ट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बच्चों, हालांकि लास्ट में नंबर में आ रहा है, लेकिन अगेन ये एक प्रैक्टिकली काफी यूज्ड रेशियो है बच्चों, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, या जिसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आरओआई भी बोलते हैं। आरओआई वर्ड तो बहुत कॉमनली यूज होता है, राइट। तो इसका फॉर्मूला क्या है बच्चों? इसका फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। इनटू 100 करने का लॉजिक हर रेशियो में सेम है, क्योंकि ये सारे रेशियोस परसेंटेज में एक्सप्रेस किए जाते हैं, राइट। अब ध्यान क्या रखना है, इसको निकालने के लिए आपको लेना है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब बिफोर इंटरेस्ट एक्सपेंस एंड टैक्स एक्सपेंस। सर ये नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हम एक रेशियो में और भी कहीं ले रहे थे, कहां ले रहे थे सर? थोड़ी देर पहले ही आपने बताया था, जहां पे हम मैथमेटिक्स लगा रहे थे, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय 100 माइनस टैक्स रेट, ये हम इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालने में यूज कर रहे थे। तो जैसे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालने की कैलकुलेशन में हमें नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकालना पड़ता था जुगाड़बाजियां करके, वो यहां पे भी करना पड़ सकता है, इसलिए मैं आपको वो रिमाइंड करा रहा हूं। बाकी डिनोमिनेटर में कैपिटल एम्प्लॉयड लेना है। कैपिटल एम्प्लॉयड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि क्या होता है, ठीक है जी। तो इट शोज एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस इन यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स इंटरेस्टेड टू इट बाय शेयर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स एंड लॉन्ग टर्म लोन्स। इट मेजर्स ओवरऑल परफॉर्मेंस या प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस। ये कहीं ना कहीं ये भी रेशियो एक ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी का ही रेशियो माना जाता है, ठीक है। एक ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी का रेशियो हमने नेट प्रॉफिट रेशियो बताया था, जहां हम सेल्स के टर्म्स में प्रॉफिटेबिलिटी, ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी समझ रहे थे, और ये रेशियो भी ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी का रेशियो है, बस इसमें हम लोग कैपिटल जो इन्वेस्ट हो रखी है उसके टर्म्स में अपनी प्रॉफिटेबिलिटी समझ रहे हैं। समझना डिफरेंस, एक में हम देख रहे हैं जो सेल्स मैं कर रहा हूं उसमें मैं कितना प्रॉफिट कमा रहा हूं, और एक हम देख रहे हैं कि जो मैं पैसा लगा रहा हूं बिजनेस में, उस पैसे लगाए में जो मैंने बिजनेस में लगाया उसमें मैं कितना प्रॉफिट कमा रहा हूं, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना कि सर दोनों रेशियो में ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी है, दोनों ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी है, लेकिन किसके टर्म में? एक रेशियो में सेल्स के टर्म में है, एक रेशियो में कैपिटल इन्वेस्टमेंट के टर्म में, ठीक है जी। अच्छा, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, जो लास्ट पॉइंट है इस रेशियो में ही, ये सितारा, नेट प्रॉफिट एक्सक्लूड्स इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो ध्यान रखना, जहां हमने इस रेशियो में न्यूमरेटर में लिया है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब मोटा मोटा नेट प्रॉफिट ही लिया है, और डिनोमिनेटर में कैपिटल एम्प्लॉयड लिया है, तो ध्यान रखना कि न्यूमरेटर में जो नेट प्रॉफिट हम ले रहे उसमें अगर कोई नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट की इनकम है तो वो एक्सक्लूड करनी है, वो हटानी है। और जब मैंने न्यूमरेटर में नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट की इनकम हटा दी, तो डिनोमिनेटर में जहां कैपिटल एम्प्लॉयड आ रहा है उसमें से मेरे को नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट हटानी पड़ेगी। तो बेसिकली पूरे रेशियो निकालने में मेरे को नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट वाला इफेक्ट हटाना है। कैपिटल एम्प्लॉयड में से मुझे नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एक्सक्लूड करना है, और नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में मेरे को इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एक्सक्लूड करना है। क्लियर हो रहा है? बाकी इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो इन्वेस्टमेंट जो गिवन है क्वेश्चन में उसको हमें ट्रेड इन्वेस्टमेंट ही मान के चलना है। गुडविल चैप्टर में याद करना बच्चों, उल्टी असम्पशन होती थी। गुडविल चैप्टर में भी हम जब कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते थे वहां पे भी हम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस करते थे। सिमिलरली वहां एडजस्टेड प्रॉफिट या फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स निकालते थे, उसमें हम लोग इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट हटाते थे, लेकिन वहां असम्पशन अलग थी। वहां अगर क्वेश्चन साइलेंट होता था तो हम इन्वेस्टमेंट को नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट मानते थे, बट यहां पे अगर कोई इन्वेस्टमेंट गिवन होगी और क्वेश्चन साइलेंट होगा तो हम उसको ट्रेड इन्वेस्टमेंट मानेंगे, ठीक है जी। तो बस ये था बच्चों आपका फुल रेशियोज चैप्टर का बढ़िया सा रिवीजन, जिसमें हमारा सारे फॉर्मूले रिवाइज हो गए, हमारा सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल रिवीजन हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चों ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी, क्योंकि थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी बच्चों तो बस छोटा सा सपोर्ट दिखा देना, मेरे छोटे से चैनल को, नन्हे मुन्ने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को प्लीज लाइक कर देना बच्चों। लाइक करने में कोई पैसा नहीं लगता, सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। एग्जाम बिल्कुल सर पर है, तो एग्जाम से पहले भी ये रिवीजन वीडियोस काफी हेल्पफुल हो सकती हैं आपके लिए, ठीक है। तो शेयर कर लेना, लाइक कर लेना बच्चों। जितने ज्यादा लाइक कमेंट शेयर करोगे उतना ज्यादा थोड़ा सा मेरे को सपोर्ट मिलता है, ठीक है। बाकी हमारी मुलाकात होगी बच्चों नेक्स्ट रिवीजन वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, हंसी खुशी रहिए, एक दूसरे की मदद करते रहिए और पॉजिटिव माइंडसेट से पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।